नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपको जो टॉपिक है मेरा आज का तो वो है मधुमेह, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। इसमें मेनली दो प्रकार होते हैं, बाकी और भी प्रकार है, लेकिन जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो दो प्रकार में इसको बांटे जाते हैं। एक तो है इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। तो ये दो प्रकार है जिसको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसे भी कोई लोग इसको कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट को टाइप 1, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट को टाइप 2। और काफ़ी इसमें अभी और अलग अलग से भेद है, जिसको हम इसको जो क्या ये जो पैरामीटर है इसको दो भाग में डिवाइड करना एकदम से मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी चलाते हैं। कि किसी किसी की जो शुगर की लेवल जो है वो कम नहीं होती है, जो टैबलेट फॉर्म में जो दवाई देते हैं, ओरली जो ट्रीटमेंट चलती है उनकी, उससे भी वो कम नहीं होता है। तो फिर उसमें भी इंसुलिन को चलाते हैं, उसका जो डोजेस है, उसका जो यूनिट है वो उसमें उसको चलाते हैं, ताकि उनका जो लेवल है, पेशेंट का लेवल है, ये सही रहे, बरकरार रहे, जो नॉर्मल रेंज में आए। तो मैं आज आपको इंसुलिन का जो विषय है वो हम बाद में लेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ का। हम टाइप 2 पे जाते हैं। ये आयुर्वेद में इसको मधुमेह के अंडर लाया है। तो जो मधुमेह है वो प्रमेह के अंडर आता है। जो प्रमेह के 20 प्रकार कहे गए हैं, वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, कफज प्रमेह। उसके कफज के 10 प्रकार, पित्त के 6 प्रकार और वातज के 4 प्रकार, वसा, हस्ती, मज्जा और मधुमेह। तो ये आते हैं इसमें वातज प्रमेह में। और जो है पित्तज प्रमेह में जो है वो 6 प्रकार आते हैं। तो वो क्षार, काल, नील, लोहित, मंजिष्ठा और हरिद्रा, ये जो है पित्तज प्रमेह के प्रकार है। ये कहा है कि इन्होंने याप्य बताया गया है पित्तज प्रमेय। और मेद धातु अगर प्रदूषित नहीं होता है, दूषित नहीं होता है, तो ये फिर साध्य बताया गया है इसमें पित्तज प्रमेय में। और वातज प्रमेय में असाध्य बताया है। तो ये वातज प्रमेय में आते हैं मेनली 4। और फिर जो कफज प्रमेय है वो 10 है। तो उसमें सांद्रम्य, सांद्र प्रसादमेय, लालालमेय, ये जो प्रकार है इत्यादि, वो 10 प्रमेय जो है या फिर प्रकार है, 10 प्रमेय के प्रकार कफज प्रमेय के वो आते, वो साध्य बताए गए हैं। तो इस तरह से 20 प्रमेय का आयुर्वेद में वर्णन है। तो उसमें से हम मधुमेह जो कफ वातज जो प्रकार में आता है, तो इसमें हम जाते हैं कि मधुमेह। तो ये मधुमेह का अगर इसको अगर संप्राप्ति में अगर कहेंगे, इसके क्या कारण है, क्या इसके लक्षण है और इसमें क्या ट्रीटमेंट है। तो इसमें अगर कारण में जाते हैं तो इसका एक चरक संहिता का श्लोक है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुपरसाम पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम प्रमेय हेतु कपकुच्च सर्वम। तो ये सभी जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आस्या सुखम स्वप्न सुखम का। जैसे कि रात में भी 6-7-8 घंटे सो रहे, एक बार 10-9-10 बजे सो के सवेरे 9 बजे उठ रहे, 9 से 9 तक 12 घंटे लगभग, या कोई 8 बजे उठ जाते हैं सवेरे में। तो ये, और फिर दिन में भी सो रहे कोई खाना खाने के बाद में, तो ये आस्या सुखम है। और स्वप्न सुखम का भी मीनिंग वही है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक उसको सो रहे हैं, एकदम आपकी गद्दी है, तकिया है, एकदम आपका जिसको कहते हैं ना कि राजशाही वाला जो थाट रहता है उस तरह से बना हुआ है आपका। तो ये आस्या सुखम स्वप्न सुखम में आते हैं। और दधी मीन्स दही से बनाए गए चीज़ है, श्रीखंड हुआ, दही हुआ, इस तरह से गुड़ से बनाए हुए पदार्थ जो है गुड़ का, तो वो बताया गया है। और जो जलचर प्राणी हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, या उसके बनाए कुछ उसमें से आए कोई फ्रूट है, या उसमें कुछ पदार्थ है उससे प्लांट से बने हुए, तो वो प्राणी भी बताए गए हैं और प्लांट भी बताया गया है। ग्राम्य उदक आनुप रसाम पयांसी, तो इस तरह से वर्ड आता है संस्कृत का। तो ये भी है। और नवान्न पानम, तो नए जो धान्य रहते हैं वो अगर धान्य आप लेते हैं, जैसे इसी साल फसल हुई है और उसी साल आप उसको सेवन कर रहे हैं, तो उसको नवान्न कहते हैं। नव अन्न, नवान्न मीन्स नवान्न। तो आयुर्वेद में बताया है कि 2 या 3 साल के बाद में आपको जो चावल रहते हैं, जैसा कि चावल का अगर हम पूरा भारतवर्ष में यूज़ करते हैं, तो चावल को 1-2 साल के लिए रख देना है और बाद में उसका उपयोग करना है, तो वो पुराना चावल होता है, तो उसका गुणधर्म लघु बन जाता है। नवान्न का गुणधर्म वो गुरु होता है, जो कफकर होता है, क्योंकि इसमें कफ ज़्यादा है। ये जो डिसीज जो है कफकृच्च सर्वम, ये जो वर्ड आया लास्ट में संप्राप्ति में या फिर हेतु में,
तो ये कफ का जो घटक है बढ़ाने वाले, कफ को बढ़ाने वाले अपने शरीर में, तो उस कारण से प्रमेह व्याधि की संप्राप्ति कही गई है। इसीलिए जो ये जो चीज़ें हैं, आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, दधिनी, ग्राम्य, उदक, अणुप्रसाम्पयांसी, नवान्नपानम, गुड़वैकृतम, प्रमेय हेतु, कृपकुच्च सर्वम। तो ये सभी चीज़ें जो है इसको आपको अवॉइड करना है। ये सभी चीज़ें जो है आपको मधुमेह की तरफ, प्रमेह की तरफ लेके जा रही है, या ये इससे क्लियर हो जाता है। बाद में अगर इसका अगर लक्षण कहेंगे तो इसके पूर्व रूप में आते हैं कुछ, दंत्याधिनाम मलाढ़त्वम, प्रागरूपम, पाणिपादयो, दाह, चिक्कन्नता देहे, त्रुट स्वाद अल्पस्य जायते। ये सभी संस्कृत के श्लोक है। ये जो आप अगर नॉन मेडिको है, जिनको आयुर्वेद का नहीं पता है, तो उसका कोई विषय नहीं है, ये समझना ही चाहिए करके। लेकिन दांतों के ऊपर जो है मल ज़्यादा आता है, दंताधिनाम मलाढ़त्वम, प्रागरूपम, प्रागरूप मीन्स पूर्व रूप, पानी पादयो दाह, और हाथ, पानी पाद मीन्स हाथ और पैर को दाह होना, हॉटनेस आना, और चिक्कन्नता देह, जो चिकनापन जो है उसमें जो रहना, शरीर पे जो है जो अपना चमड़ी है उसके ऊपर चिक्कन्नता रहना, स्निग्धता रहना, तो ये इसके पूर्व रूप आते हैं। रूप में अगर जाएंगे तो रूप में बताया गया है कि जो मेद के जो मेद प्रदोषित जो विकार है वो इसमें दिखाई पड़ते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जैसे कि अभी मॉडर्न साइंस ने जैसे बताया गया है कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये जो 3 वर्ड इसमें मेनली आते हैं कभी भी, कि आपको ज़्यादा पेशाब हो रही है क्या, आप रात को भी आपको पेशाब को जाना पड़ता है, इस तरह से अगर आते पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, आपको प्यास बहुत लग रही है, आप 4 बार पानी पी रहे हैं और आपको भूख ज़्यादा लग रही है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। तो ये 3 उन्होंने बताए गए। वैसे ही यहाँ पे भी आते हैं कि लक्षणों में जो आपकी पेशाब जो रहती है उसको पिपलिका अभिधावंती, तो ये जो चींटियाँ है वो आपके पेशाब में लग जाती है, इस तरह से इन्होंने भी चरक संहिता में आया है कि पिपलिका अभिधावंती। तो ये लक्षण जो उसके जो सिम्टम्स है उसमें बताया गया है। तो इस तरह से इसको आप मधुमेह को समझ सकते हैं। जो मैं अभी तक आपको बताया ये पूरा आयुर्वेद का कंसेप्ट है। आयुर्वेद में लगभग 4000 साल पहले इसको ग्रंथों में लिखा गया है, और अभी भी वैसे की वैसे ही वो मान्यता प्राप्त है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो जो लिखा गया है उसमें। तो ये सटीक है एकदम, जो आज के मधुमेह के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चिकित्सा है। इसका मेरा इसके ऊपर थीसिस हुआ है जब मैं पीजी कर रहा था, तो मेरा 3 साल का इसका थीसिस था। उसमें कथक खदिरादि कषाय और निरोरादि गुलिका, इसके ऊपर स्टडी किया था। 30 पेशेंट में था, 3 ग्रुप थे इसके। पहले ग्रुप में कथक खदिरादि कषाय की गुलिका थी, कथक खदिरादि कषाय था, बाद में निरोरादि गुलिका था एक में, और तीसरे ग्रुप में हमने दोनों भी चलाए थे, दोनों ड्रग दिए थे। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। जो शुगर की लेवल रहती है, अगर आप सामान्य लोग इसको नहीं जानते हैं, तो जिससे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो 110 तक रहनी चाहिए नॉर्मल में, 70 to 110, 70 से 110 mm जो है mg/dl इसका रहता है, जो जिसको कहते हैं कि हम किस में इसको नापेंगे, mg/dl में। और जो 110 to 140 या फिर 138 ये पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, इसको नापते हैं। और एक है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HB, तो इसको भी नापते हैं। जो 7 रहता है, 6.5 रहता है, 7 रहता है, इसको नॉर्मल में लेते हैं, और इसके ऊपर आता है तो आपका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ये इसका पैरामीटर है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का। तो इसमें जो है लगभग 3 महीने की जो आपकी जो शुगर की लेवल है वो पाई जाती है, या इसको हम एक कंक्लूड वे से देखते हैं कि आपकी शुगर की लेवल 3 महीने तक किस तरह से आपके बॉडी में थी। आपकी 7 के ऊपर अगर जाती है तो ये आप पुअर कंट्रोल में आता है, उसके ऊपर जाती है तो ये ज़्यादा आपको जो है ये आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके शरीर में आपकी कंट्रोल पावर अच्छी नहीं है शुगर की, तो ये दिखाते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मीन्स ये टेस्ट करते हैं तीनों भी। तो मेनली रहता है फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर और ग्लाइकोसाइलेटेड HB, ये 3 मेनली टेस्ट करते हैं। बाकी और भी टेस्ट है अलग अलग तरह से, जो जिस तरह आपका डिसीज जो है वो प्रोग्रेस होते रहता है उसके हिसाब से फिर अलग अलग टेस्ट इसमें रहते हैं।
रेटिना की अलग से टेस्ट रहती है, जांच रहती है, किडनी फंक्शन की अलग से जांच रहती है, आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलग से जांच रहती है। तो वो जो सभी चीज़ें हैं वो बाद में आती है। हम तो पहले यही देखेंगे कि ये जो डायबिटीज़ की रेंज जो है ये किस तरह हम अपने शरीर में मेंटेन रखते हैं या मेंटेन कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एकदम फिक्स कहूँगा कि इसमें आपको पथ्य की बहुत ज़रूरी है। आपका जो डाइट जो है, जो शुगर अगर ज़्यादा अगर ले रहा है तो इसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी जो पैंक्रियाज है उसमें से जो सिक्रेशन होना चाहिए ग्लूकोज को पचाने के लिए, एकदम मैं ऊपर सुपरफिशियल बात कर रहा हूँ, इसका कोई डिप्थ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये फिर अल्फा सेल, बीटा सेल इस तरह से आता है। फिर वो एस्लेस ऑफ लैंगरंस रहता है, इंसुलिन का विषय है सिक्रेशन का। और फिर वो जो रिसेप्टर रहते हैं अपने ब्लड को लेने के लिए, जैसे कि आपके नसों में ब्लड है और फिर यहाँ से ये जो है ये ब्लड जो आपके मसल को जाना चाहिए, शुगर आपके मसल को जानी चाहिए, तो वो जो रिसेप्टर है ब्लॉक हो जाते हैं, उसका वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उस कारण से फिर आपका जो शुगर जो है वो नसों में ही रहती है, वो फिर मसल के तरफ नहीं जाती है। तो इसमें जो है बहुत से लोगों को थकावट महसूस होती है। ये भी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें एक श्लोक भी आता है सुश्रुत संहिता में कि अगर आप चल रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं खड़ा रहूँ, खड़ा रहे तो आपको लगता है मैं बैठ जाऊँ तो लगता है आपको कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ। तो इस तरह से इसमें एक श्लोक भी आता है सुश्रुत संहिता में। तो इन्होंने लिखा है कि जैसे आप अगर खड़े हैं कहीं पे तो आपको लगता है कि अभी मैं बैठ जाऊँ, अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको लगता है मैं थोड़ा लेट जाऊँ, लेटे हुए तो आपको लगता है मैं सो जाऊँ। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बना रहता है, क्योंकि आप थकावट महसूस करते हैं। इस जो प्रमेह जो व्याधि है इसमें आपकी सभी जो धातु है, अस्थि धातु को छोड़ के, धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि को छोड़ के और मज्जा और शुक्र, ये सभी धातु और ओज भी, ये सभी इसमें दूषित रहते हैं। दश इसमें दुष्य बताया, लसिका है, लसिका भी इसमें दूषित है, अम्बु है ये भी दूषित रहता है। तो ये सभी 10 जो दुष्य है ये पूरे दूषित हो जाते हैं। तो आपको ये लाइटली नहीं लेना है, ये डिसीज़ को आपको मेनली फोकस करना है कि हमारी ये शुगर लेवल किस तरह कंट्रोल में रहे, और ट्रीटमेंट को आपको सही ढंग से लेना है, पूरी तरह लग के लेना है, इसमें पथ्य का पालन करते हुए। और इसको जो आपके प्राणायाम है, साथ में मॉर्निंग वॉक है, प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेस फैक्टर भी ये बढ़ाने का अभी तक हमने देखा है, हमारे प्रैक्टिस में देखा है कि ट्रेस अगर रहता है तो ट्रेस भी आपको शुगर की लेवल बढ़ाते हैं। तो आपको ट्रेस भी नहीं लेना है, आपके दैनंदिन वर्क भी आपको करते रहने हैं, आपको शुगर लेवल मेंटेन रखनी है, क्योंकि ये फिर आगे बढ़ के जिसे कहते हैं ना कि हम इसको कंट्रोल इजीली नहीं कर पाते, उस तरह की कंडीशन बन जाती है। इसीलिए आपको शुरुआत से ही इसको ध्यान में रखना है, इसको मेंटेन रखना है, क्योंकि अभी तक हमारा जो अभ्यास है या फिर हमारी जो प्रैक्टिस है उससे हमने देखा है कि ये क्यूअर होने वाला डिसीज़ नहीं रहता है कि हमने किसी ने अगर कह दिया कि मैंने इसको क्यूअर कर दिया या फिर मैं तो इसको पूरी तरह से ठीक कर देता हूँ, तो उस तरह का डिसीज़ ये हमने अभी तक नहीं देखा है। जैसे कि बीपी में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या फिर थायराइड है, थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, ये डिसीज़ है, ये आपको मेंटेन करना है। आपको इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये आप रख सकते हैं दवाई के माध्यम से। इसको क्यूअर कम्प्लीटली हुआ इस तरह कोई भी अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड पेपर बाहर नहीं आया है, इसलिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप इसके डोजेस को छोड़ दें, इसको ना ले, ऐसा नहीं है। आप इसके डोजेस जो है प्रॉपर दवाई के वो लेते रहे, ताकि आपको ये ज़्यादा प्रोग्रेशन ना हो डिसीज़ का, मेंटेन रहे आपकी शुगर लेवल, ताकि आपके कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें डेवलप ना हो। जो मैंने अभी तक आपको कहा है कि रेटिना की तरफ जो आपका 6/6 का विजन रहता है वो विजन प्रॉपर नहीं हो जाता है, आपको धुंधलापन आता है, रेटिना में कहीं ना कहीं तो भी ब्लड का सप्लाई जो वो प्रॉपर नहीं रहता है, ब्लड का कहीं कहीं पे क्लॉट आ जाता है, जो आँखों का जो पिछले वाला भाग है जो उसमें, तो इसमें भी आपको जो रक्त की जो है गांठें बनना या फिर रक्त उसमें आना वो भी पाया जाता है। किसी किसी में दोनों डिसीज़ साथ में मिल जाते हैं, शुगर का भी और बीपी का भी। तो ये दोनों डिसीज़ अगर मिल जाते हैं तो फिर और उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सभी ऑर्गन्स जो है आपके सेफ रखना है पूरी तरह से। किसी किसी में डायबिटीज़ पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी रहता है,
क्योंकि शुगर की लो बढ़ जाती है, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट भी रहता है, तो पेट साफ ना रहना या फिर उनमें भूख कम लगना, पेट में गैसेस रहना, बने रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये भी इसमें पाए जाते हैं, जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ है, आपको अगर लगता है कि ये कभी ना रहे तो आपको शुगर लेवल मेंटेन करनी है। कभी भी आपको क्लियर एक विषय है कि आपकी शुगर लेवल आपको मेंटेन रखनी है। आप दवाई लेते रहना है, डाइट के ऊपर आपको निर्भर अच्छे से रहना है, आपको जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी रखना है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जो मैंने आपको स्थौल्य में बताया, जो मेरे पहले वीडियो डाले हैं स्थौल्य का, तो डाइट का भी आपको पालन करना है। आपको कितनी कैलोरी चाहिए, आपका वर्किंग क्या है, आप कुछ सर्वेंट है, आईटी में सर्वेंट है, मस्कुलर काम कर रहे ज़्यादा, या फिर आप कुछ बाहर का आउटडोर काम कर रहे हैं, इंडोर काम कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, उस तरह से आपकी कैलोरी रहनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है और दवाई को साथ में रखना है। जैसे कि मैं कुछ दवाई बताऊंगा, ये तो बहुत कम दवाई है, या फिर ये तो शुरुआत का विषय है। इसमें बहुत सारी दवाई है, वो अलग अलग सिम्टम्स के देखते हुए क्या आपके लक्षण है, किस तरह आपकी शुगर लेवल है, उस तरह उसकी मात्रा रहती है। आप सभी जो दवाई का विषय जो है, आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है उससे आप कंसल्ट करके वो कर सकते हैं। मेरा आपको एकदम क्लियर कहना है कि आयुर्वेद दवा से जो शुगर लेवल है वो मेंटेन की जा सकती है। जैसे कि ये देखा है, ये गुड़मार है, ये शिलाजीत है। शिलाजीत को 1 तुला मात्रा में सुश्रुत संहिता में या फिर अष्टांग हृदय में कहा है कि इसका सेवन करना है, 1 तुला। तो मैं इसको आपको, और मेरे सीरीज़ आएंगे इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर ABCD, इस तरह से हम सीरीज बनाएंगे आगे भी मधुमेह की। तो ये पूरा मैं आपको जानकारी डिटेल में और देता रहूँगा। हड़द जो है, हरिद्रा, हरिद्रा कहा गया है, आमलकी कहा गया है, आमलकी मीन्स आंवला, आमलकी। बाद में विजय सार है, विजय सार। एक दारू हरिद्रा है, दारू हरिद्रा। एक पाठा है, पाठा। और एक है जामुन बीज। ये तो बहुत मैंने आपको लगभग 8-10 यहाँ पे बताए, ये बहुत कम है, कोई इसका विषय नहीं है, ये बहुत लंबा विषय है इसके ट्रीटमेंट का। वो आप अपने जो नज़दीक के जो प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, उनसे आप कंसल्ट करके कर सकते हैं चीज़ें। तो ये जो विजय सार है, एक मैं इसका बताऊंगा कि विजय सार के ग्लास भी आते हैं, पानी के ग्लास आते हैं, जिसमें आपने पानी भर के रख दिया रात को, और फिर जो पानी जो उसका नीचे दूसरा रहता है, एक पॉट ले लिए, वो जो विजय सार का ग्लास इसमें रख दिए, उसमें पानी डाल दिए, तो ये पानी जो है रात भर में ये पॉट में नीचे में आ जाता है, और ये आप पानी भी पी सकते हैं। तो विजय सार का ग्लास भी आता है, तो ये भी कई कई जगह पे इसको यूज़ में लाते हैं। बाकी जो चीज़ें गुड़मार है, विजय सार है, जामुन के बीज है, शिलाजीत भी है। तो शिलाजीत का उपयोग जो है, ये ब्लैकिश कलर का शिलाजीत रहता है। ये अगर आप अगर देखेंगे, ये ब्लैकिश कलर का शिलाजीत है ये। तो इस तरह से शिलाजीत भी यूज़ में लाते हैं। तो शिलाजीत का भी बहुत अच्छा उपयोग है इसमें, जो वीकनेस जो आती है उसको अगर कम करने के लिए अगर यूज़ करते हैं। बाकी अश्वगंधा, शतावरी का, इसका भी यूज़ इसमें करते हैं। तो ये अलग अलग अपने जो प्रैक्टिशनर है अपने अपने हिसाब से इसको चलाते हैं, और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमने पाया है। हम जो है सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए, हम पेशेंट को हर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद में उनका शुगर लेवल लेने को कहते हैं, और उसके हिसाब से ये डोजेज जो है हम मेंटेन करते हैं उनका। कि कुछ अगर इसमें गोलियां भी आती है, तो ये गोलियां 1 गोली 2 टाइम समय लेना, या फिर 2 गोली 2 टाइम लेना है खाने के पहले। तो इसका कुछ कषाय भी आता है, जो कुछ कंपनीज़ है, निशा कतकादी कषायम करके भी आते हैं, वो भी बनाते हैं। तो ये कषाय फॉर्म, कषाय में सिरप फॉर्म रहता है, काढ़ा जिसे कहते हैं कषाय को। तो अगर नॉर्मल अगर हम भाषा में कहें तो काढ़ा भी आता है इसका, अलग अलग प्रकार की दवाई का। गोली भी आती है, कैप्सूल भी आती है। तो ये बहुत सारे इसके प्रकार है। और जो अगर आगे मैं कॉम्प्लिकेशन का अलग से इसको विषय लूँगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग तरह के इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें भी दवाई चलाते हैं, और उसमें भी हमने रिज़ल्ट पाया है। जैसे कि हाथ और हाथों में या फिर पैरों के जो है लास्ट जो पार्ट है, जिसको कहते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी, तो उसमें भी रिज़ल्ट पाया है। या फिर जिसको कहते हैं कि अनहील्ड अल्सर जो रहता है इसमें, जो डायबिटिक पेशेंट में जो हील नहीं होता है, जल्दी हील नहीं होता है, उसको बहुत समय लगता है शुगर के कारण में।
तो उसमें भी रिज़ल्ट आते। आप सही ढंग से सही तरीके से इसको समझिए, और आपको कुछ अगर डाउट रहा तो ज़रूर पूछिए। और आपके नज़दीक में कोई भी रहा उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये भारतवर्ष को पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि हम लगभग कहेंगे कि 200 अगर आसपास 200 के आसपास अगर कंट्री है पूरे हमारे पृथ्वी पे, तो ये हमारे जो भारत देश को इसका राजधानी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं कि डायबिटीज़ की कैपिटल कौन सी है। अगर पूरे 200 देश को अगर हम कहेंगे तो उसमें से आता है नाम सिर्फ भारत का, क्योंकि 6 लोगों में से एक व्यक्ति को भारत में डायबिटीज़ मेलाइटस से ग्रसित है। अगर आप इसको अगर आप देखेंगे तो अगर 135 करोड़ की अगर फिलहाल जनता है तो उसके हिसाब से आप इसको एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6 लोगों के इसमें एक व्यक्ति को हमारे भारत में डायबिटीज़ है। इसीलिए हमें कहते हैं कैपिटल, डायबिटीज़ का कैपिटल हमारा इंडिया है। तो ये अगर हमें इसको सही ढंग से अगर मैनेज करना है तो आप इसको समझिए, इस चिकित्सा को समझिए, ये किस कारण से हो रहा है वो समझिए, आप आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप समझिए, उसको किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं वो देखिए, और ये जो डिसीज़ है आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप आयुर्वेद के जो भी आपके नज़दीक में कोई प्रैक्टिशनर है उनके पास जाके इसकी आप ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए। ये ईज़िली आप इसको जो है इसके जो लेवल है, शुगर की लेवल है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा इसको ना जाते हुए मैं आगे भी आपको डायबिटीज़ के संदर्भ में और आगे चीज़ें बताऊंगा। इसके पार्ट में हम जाएंगे 1 2 3 4 पार्ट्स इसको करके। मेरा कहने का यही तात्पर्य लास्ट में मैं कहूँगा कि आयुर्वेद से ये जो शुगर लेवल है ये कंट्रोल की जा सकती है। आप इसको सही ढंग से समझिए, जानिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसको फॉरवर्ड करें। जो आपके दोस्त लोग हैं, मित्र है, जो भी आपके नज़दीक के, उनको आप फॉरवर्ड करें, ताकि वो आप ये बेसिक जो चीज़ें हैं आयुर्वेद की, या फिर मधुमेह की, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की, या फिर इसको प्रमेह की, तो ये समझ सकते हैं। क्योंकि ये पहले समझ में नहीं आता है, बहुत 2-3 महीने पहले ऐसे ही निकल जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो डायबिटीज़ के रुग्ण निकल जाते हैं, फिर अचानक से निकल जाते हैं। कभी कभी सर्जरी के दौरान निकल जाते हैं, कभी इंजरी होती है तब निकल जाते हैं, किसी सड़क एक्सीडेंट होता है तब निकल जाते हैं। तो ये पता ही नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़ है। तो आपको 6 महीने साल भर में इसको चेक करवाते रहना है। ग्लूकोमीटर से भी चेक करा सकते हैं, या बाहर भी आप चेक कर सकते हैं लैब में जाके। तो इसको चेक करवाइए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।